बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम अपनी एफपीएससी एजुकेशन सीरीज के लास्ट चैप्टर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन को स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आपको पिछले तीनों जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, बेसिकली 2 चैप्टर्स थे और उसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर अप किया है। होपफुली वो हेल्पफुल था और उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो हम अपने 4th चैप्टर को, जो एफपीएससी के सिलेबस का 4th चैप्टर बनता है, उसको हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर पिछले चैप्टर्स की निस्बत कंपैरेटिवली आसान है, बट थोड़ा-सा लेंथी आपको लग सकता है बिकॉज़ ये मतलब कह लें कि जिस तरह ना गपों टाइप वाला चैप्टर है, बहुत इसमें बातें हैं कि डिसिप्लिन हम कैसे कर सकते हैं, मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव है लेकिन टेक्निकल नहीं है। एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद रह जाएँगी। जो टेस्ट डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन है वो थोड़ा टेक्निकल चैप्टर था, उसको करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, बट ये जो है उसके कंपैरिज़न में तो काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसके लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब हमें क्यों ज़रूरत है एज़ अ टीचर क्लासरूम मैनेजमेंट का नॉलेज होने की? तो ये एसेंशियल है टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। फ़र्ज़ करें आपको बहुत अच्छा अपना सब्जेक्ट आता है, आपको उसको डिलीवर करना भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्लास में कोई आपको सुन ही नहीं रहा, क्लास अटेंटिव ही नहीं है, शोर कर रही है, शरारतें कर रही है, आपको पता ही नहीं है आपने करना क्या है, आप वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं या क्लास छोड़ के चले जाते हैं नाराज़ होके या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है। तो अलोंग विद पेडागोजिकल नॉलेज एंड अलोंग विद द सब्जेक्ट नॉलेज आपको क्लासरूम मैनेजमेंट का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टीचर की टोन कैसी है? क्या बहुत पोलाइट बोल रही है या बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली टोन है? अगर बहुत ही ज़्यादा टीचर की ऐसे कमांडिंग और अथॉरिटेटिव टाइप टोन होगी, सख्त टोन होगी, तो फिर कुछ स्टूडेंट वहाँ पे बोलेगा ही नहीं, और अगर बहुत ही लाइट होगी तो सारे स्टूडेंट जो हैं वो कहेंगे कि बस ये तो घर वाला माहौल है, और वो वहाँ पे शोर डालना शुरू कर देंगे। तो टीचर की टोन, फिर क्लासरूम का लेआउट कैसा है? क्या बच्चे सिंगल सीट पे बैठे हुए हैं या डबल सीट पे बैठे हुए हैं या ग्रुप्स में बैठे हुए हैं? फिर फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, लाइटिंग कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, पंखे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अगर सर्दियाँ हैं तो हीटिंग है या नहीं है। फिर सिलेबस के ऊपर और इसके अलावा डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये एक मल्टी फेसेटेड प्रोसेस है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ओवरऑल उसका एम क्या है कि हमने पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करना है, स्टूडेंट्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करनी है कि जब उनके सर पे उस्ताद नहीं भी है, जब उनके ऊपर डंडा नहीं भी है, तब भी वो डिसिप्लिन्ड मैनर में बिहेव करें। क्योंकि स्कूल्स का बेसिक मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को फॉर देयर प्रैक्टिकल लाइफ हम उनको प्रिपेयर कर सकें। और ऑफ कोर्स जो मेन प्राइमरी पर्पस है वो हमारे पास एकेडमिक अचीवमेंट का आ जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक तो इफेक्टिवली आपने कंटेंट कैसे पढ़ाना है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कौन-सी यूज़ करनी है, ऑर्गनाइज़ेशन कैसी होनी चाहिए क्लास की, और साथ ही साथ सोशल इमोशनल लर्निंग। सोशल इमोशनल लर्निंग में हमारे पास आ जाता है कि आपने बच्चों को सिखाना है कि उन्होंने दूसरों के साथ बिहेव कैसे करना है, एल्डर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, पीयर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने से जो छोटे हैं, बहन-भाई हैं या वैसे स्कूलमेट्स हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं सोशल, इमोशनल या अफेक्टिव लर्निंग डोमेन में आ जाती हैं। तो सक्सेसफुल टीचर्स जो हैं वो देखते हैं मैनेजमेंट को कि इट इज़ वेरी मच वाइटल, ये एक कोर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ठीक है तो बाकी सारी चीज़ें भी अपनी जगह फिट इन हो जाएँगी। अगर बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं बट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो शैटर हो जाएँगी। सो इट इज़ वाइटल फॉर क्रिएटिंग द इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और सक्सेसफुल क्लासरूम में हम मैक्सिमम स्टूडेंट लर्निंग करवाना चाहते हैं विद मिनिमल टीचर एफर्ट। कि टीचर की एफर्ट कम से कम लगे और उसका आउटकम हमें बहुत अच्छा है। तो हमने क्लासरूम मैनेजमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो एक टीचर जो है उसके नॉलेज डोमेन में सबसे पहले चीज़ आ जाती है कंटेंट नॉलेज। जैसे अगर कोई मैथ्स का टीचर है तो उसको मैथ्स आना चाहिए, केमिस्ट्री का टीचर है तो उसको केमिस्ट्री आनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो है ना वो मेन फोकस सिर्फ इस पे होता है। हम देखते हैं जी इस फलाने बंदे ने पीएचडी की हुई है, इसने एमएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, इसको कंटेंट नॉलेज होगा, बस इसको टीचर रख लेते हैं। लेकिन हम क्या चीज़ नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि क्या इसको मैनेजमेंट का नॉलेज है या नहीं, क्या इसको पेडागोजी का नॉलेज है या नहीं, क्या इसको सोशियो इकोनॉमिक नहीं, बेसिकली दिस विल बी सोशियो इमोशनल नॉलेज, तो क्या इसको सोशियो इमोशनल नॉलेज है या नहीं है। तो जब ये चीज़ें नहीं होती किसी टीचर में तो हम कहते हैं कि ये टीचर को नॉलेज तो बड़ा है लेकिन इनको पढ़ाना नहीं आता। उसकी रीज़न क्या है कि उनको मैनेजमेंट का नहीं इतना आइडिया, उनको पेडागोजी का आइडिया नहीं है। अक्सर लोग बीएड किए बगैर लेक्चरशिप और इस तरह के पोस्ट में आ जाते हैं। तो फिर इस तरह से ये होता है कि इवन बीएड जो करते भी हैं वो भी मतलब ठीक से नहीं कर पाते अक्सर ना। तो ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज डोमेन्स उनमें फिर लैकिंग होते हैं, और एज़ अ रिज़ल्ट ऑल्दो वो अपने कंटेंट में अच्छे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, बट वो उसको प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं कर पाते। तो टीचर के नॉलेज डोमेन में ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है ताकि एक डिसिप्लिन को वो मेंटेन कर सकें। क्लासरूम और स्कूल मैनेजमेंट जो है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये उसका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग फॉर द प्रोफेशन ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग एटसेट्रा।
तो की एलिमेंट्स में एक तो हमारे पास आ जाता है कि स्कूल वाइड डिसिप्लिन हमने कैसे रखना है और उसको हमने करिकुलम के साथ कैसे लिंक करना है। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होगा, स्कूल में ब्रेक टाइम कैसा होगा, ब्रेक टाइम में जैसे हम स्टूडेंट्स को कहेंगे आपने लिटरिंग नहीं करनी, आपने अपने रैपर्स वगैरह को नहीं फेंकना, और भी बहुत सारी चीजें जो स्कूल वाइड डिसिप्लिन में आ जाती हैं और उसको हम करिकुलम के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स इन सारे पॉइंट्स की हम आगे देखेंगे। फिर क्लासरूम डिसिप्लिन, अब स्कूल का डिसिप्लिन एक होता है, क्लास का अपना डिसिप्लिन होता है। अब उसके लिए ज़रूरी है कि क्लासरूम के कुछ रूल्स बनाए जाएँ। रूल्स कैसे बनाने हैं, हमने स्टूडेंट्स को कैसे उसमें इन्वॉल्व करना है, इस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उस चीज़ को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। क्या उनको कोई लर्निंग डिफिकल्टीज़ तो नहीं है? क्या उनको कोई स्पेशल नीड्स तो नहीं है? फिर इसके बाद सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को, जिनमें हमारे पास स्कूल की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ, टीचर्स, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सोसाइटी स्टेक होल्डर्स हैं। तो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस प्रोसेस के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करना भी ज़रूरी है। फिर सोशल इमोशनल लर्निंग आ जाती है, फिजिकल सीटिंग अरेंजमेंट और रोल मॉडलिंग। जो टीचर रोल मॉडल करता है, बच्चे वो सीखते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने बड़ों की रोल मॉडलिंग से ज़्यादा सीखते हैं, बजाए इसके कि बातों से सीखें। आप बच्चों को बताते रहें कि सच्चाई, आपने सच बोलना है और उनके सामने आप झूठ बोल रहे हो, तो वो सीखेंगे जो आप उनको रोल मॉडल करके दिखा रहे हैं। तो एज़ अ टीचर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रोल मॉडलिंग की, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव और हेल्थी बिहेवियर जो है उसको मॉडल करेंगे तो आपको बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बच्चों के फेवरेट टीचर हैं तो जो बच्चे हैं वो अपने फेवरेट फिगर्स की जो हैबिट्स होती हैं उनको कॉपी करने की ऑटोमेटिकली कोशिश करते हैं। तो रोल मॉडलिंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंसिस्टेंट रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है हैसल-वैसल हो, कोई पता नहीं इसके बाद क्या होना है, क्या होना है। एक प्रॉपर टाइम जो क्लास के पीरियड का है या मल्टीपल पीरियड्स भी हैं अगर क्लास के, तो उनका टाइम डिवाइडेड हो, तो ये चीज़ आ जाती है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की। फिर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ना ये हो कि सारे बच्चे डरे सहमे बैठे हुए हैं, ना ये हो कि सारे बच्चे जो हैं वो कोई जो है वो जहाज़ बना के उड़ा रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई जो दीवार है उस पे लाइनें लगा रहा है। तो एक पॉजिटिव लर्निंग एटमॉस्फेयर हो जिसमें सारे जो हैं वो मिल के कोऑपरेट करके लर्निंग कर रहे हों। फिर इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। अगर स्टूडेंट्स की सेल्फ एस्टीम लो है तो वो वैसे ही कहेंगे यार मुझसे तो होगा ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, उनके टेस्ट स्कोर्स के ऊपर काम करना, इसकी ज़रूरत है। फिर स्टूडेंट के बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, एटीट्यूड, डिसिप्लिन और एंगेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें भी हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने इनको लिस्ट आउट किया है कि क्या-क्या की एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्लासरूम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उनको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू क्लासरूम मैनेजमेंट एंड हिडन करिकुलम। अब हिडन करिकुलम क्या होता है? बेसिकली एक करिकुलम तो ओवर्ट करिकुलम होता है जो कि मतलब पता होता है सबको कि ये हमारा करिकुलम है। मेंशन्ड होता है। एक हिडन करिकुलम होता है जो कि ऑब्वियस होता है, जिसमें हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, कल्चर आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जो ऑब्वियस होता है बट कहीं लिखा हुआ नहीं होता। बस वो होता है कि मतलब एक ऐसी चीज़ जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो अब सबको पता है कि ये हैं। ठीक है? जैसे एक अब हम लोग जो है मुस्लिम्स कंट्रीज़ में एक स्पेसिफिक किस्म की ड्रेसिंग होती है, तो वो हमारी मॉरल वैल्यूज़ में आ जाती है और वो कहीं पे लिखी हुई नहीं है कि आपका ये ड्रेस कोड है, लेकिन वो हिडन करिकुलम का पार्ट हो जाता है। तो हिडन करिकुलम में हम बच्चों को जो है वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं, बिहेवियर्स के बारे में और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोर वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ जो है ये स्कूल कल्चर का पार्ट होनी चाहिए। अब कुछ स्कूल्स हैं उनमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ स्कूल्स हैं उनमें ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर और इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। तो ये वेरिएशंस आ जाती हैं और डिपेंड करती है कि हम जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ले रहे हैं, तो हमारा हिडन करिकुलम यहाँ पे कौन-सा है स्कूल में, पार्टिकुलर कल्चर कैसा है, वैल्यूज़ कैसी हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो सोशल इमोशनल लर्निंग और क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, तो सक्सेसफुल टीचिंग के लिए एक बैलेंस चाहिए। जैसे हमने पहले बात की, कंटेंट, पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, सोशल इमोशनल, इन सारी चीज़ों में बैलेंस चाहिए। सोशल इमोशनल लर्निंग में हम क्या करते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर जैसे कि एम्पैथी, दूसरों के लिए ख्याल रखना, दूसरों की नीड्स का और उनके बिहेवियर्स मतलब कंसर्न फॉर द अदर्स और रिड्यूसिंग द क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज, ये हमारे पास सोशल इमोशनल लर्निंग में आ जाती हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम कंट्रोल, कि क्लासरूम कंट्रोल टीचर किस लेवल का रख रहा है। तो ये जो है ये भी बहुत क्रूशियल पार्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट का। अब टीचर का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है कि वो किस तरह का क्लासरूम कंट्रोल रख रहा है, कि वो अथॉरिटेटिव है या मतलब बहुत डेमोक्रेटिक टाइप है। तो टीचर जो है ना उनको इन कमांड रहना चाहिए, अथॉरिटेटिव होना चाहिए, अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आप दूसरों की राय को भी लेके आए, मतलब चिल्ड्रन जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनसे डिस्कशन करें, उनसे कहें कि अच्छा आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए हमें कौन-सा डे रखना चाहिए, इस एक्टिविटी के लिए किस डे को हमें करना चाहिए। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करके लाता तो उसकी क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। इस तरह से आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट जो फाइनल कंट्रोल और अथॉरिटी है ना, फ्लो ऑफ प्रोसेस के लिए वो टीचर के हाथ में होनी चाहिए। तो ये अथॉरिटेटिव होता है और स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है, आपने उनको बताना है कि रूल्स
को आपने फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें आपको ना इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा रेपिटेशन ऑफ कंटेंट भी लगेगा कि हो रहा है, बिकॉज बातें वही कुछ सिंपल सी हैं, उनको ही थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है मल्टीपल जगहों पे। दैट्स वाई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गवर्नेंस ऑफ रूल्स। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि रूल्स बनाए जाए और रूल्स को एनफोर्स भी किया जाए। ये ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स का एक सेक्शन है जिनको मतलब लेट सपोज कि आप जो स्कूल है उसके फाइनेंसर्स हैं, कुछ उनके बच्चे हैं, तो उनके ऊपर कोई रूल्स का कुछ नहीं है, वो चाहे जो मर्जी करें, उनके साथ फेवरेटिज्म हो रही है, और कुछ बच्चे जो हैं वो जरा सा भी रूल ब्रेक कर रहे हैं तो उनको सीवियर पनिशमेंट्स दी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयरनेस होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल होनी चाहिए, और तमाम की तमाम जो है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या स्टूडेंट्स हैं, सबको रूल्स को अबाइड करना चाहिए, और उनको रूल्स मतलब अगर वो वायलेट करते हैं तो उसके लिए उनके कॉन्सिक्वेंसेज भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। तो गवर्नेंस ऑफ रूल जो है ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ये एक स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए, इसके साथ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है, और ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स पे एक तो अप्लाई होने चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर रूल्स कहीं पे लिखे हुए ही नहीं है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है नो स्मोकिंग हियर, तो किसी को क्या पता कि यहाँ स्मोकिंग करनी है या नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन रीइंफोर्समेंट थ्रू द हिडन करिकुलम अगेन, कि आप जो है वो वैल्यूज के थ्रू उनको बताएं कि ये चीज अच्छी है। अगर आप कूड़ा फेंकते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं आपने कूड़ा फेंकने से रुकना या रैपर्स फेंकने से कि यहाँ पे रूल ऐसा है, बल्कि ये हमारी वैल्यू का हिस्सा है, सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, और इस तरीके से आप उनके अंदर ये चीज परमानेंटली स्टैब्लिश करें, ताकि अगर वो स्कूल में नहीं भी है या उनको कोई रूल इस तरह का नहीं भी है तब भी वो लिटरेंस से अवॉइड करें। देन करिकुलम एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, अगेन वही आ जाती है बात के पेरेंट्स, हेड ऑफ स्कूल, टीचर, स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर जो है इनको रूल्स अवॉइड करने चाहिए। डिसिप्लिन आ जाता है, रेपो बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें नीड्स और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सॉल्व करना भी जरूरी है। देन फिजिकल सीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं, पेयर में पढ़ा रहे हैं, कारपेट्स पे बिठा के पढ़ा रहे हैं, ग्रुप्स में पढ़ा रहे हैं, तो ये वही वाली बात दोबारा यहाँ पे आई है। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल सीटिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। तो एक तो लोकेशन ऑफ स्कूल कहाँ पे है, क्या स्कूल कोई बहुत बिजी एरिया में है, ट्रैफिक है, या बहुत काम और अलग सी जगह पे है जहाँ पे सुकून है। फिर पर्पस बिल्ट बिल्डिंग, अक्सर देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल घर बने हुए होते हैं, वो घर ही वो रेंट पे ले लेते हैं और उनके अंदर क्लासरूम बना लेते हैं। अब वो जो घर है वो स्कूल के पर्पस के लिए नहीं बना हुआ, तो वो उसमें प्लेग्राउंड नहीं होगा, प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बिल्डिंग स्कूल के पर्पज से ही बनी है तो उसमें फिर वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो एक स्कूल का हिस्सा होते हैं। तो पर्पस बिल्ड बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। देन क्लास का सीटिंग प्लान कैसा है, अगर तो कोई आपने डिस्कशन वाला काम करवाना है तो आप उनको ग्रुप्स में बिठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपने उनका टेस्ट लेना है तो उनको इंडिविजुअल जो है सीटिंग प्लान उसमें करें। तो लेसन प्लान की बेस पे हम सीटिंग प्लान को चेंज कर सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेग्राउंड कैसा है, एम्बियंस कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, फर्नीचर कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, नॉइज लेवल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन रोल मॉडलिंग में यही चीज जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी, ये बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट किया हुआ है कि रोल मॉडलिंग में ये है कि जब टीचर एक अच्छा बिहेवियर मॉडल करता है तो स्टूडेंट्स उस पॉजिटिव बिहेवियर को फॉस्टर उसमें होता है, क्योंकि वो कॉपी करने की उनको कोशिश करते हैं, और इस तरह से क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज जो है काफी कम हो जाते हैं। तो टीचर्स जो है उनको रिस्पेक्ट अपने बिहेवियर के थ्रू शो करनी चाहिए, केयर शो करनी चाहिए, लिसनर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी नहीं सुना के आपने आ जाना क्लास में। ज्यादा जो अच्छे टीचर्स या अच्छे काउंसलर्स होते हैं, या इवन एज एडल्ट और एज अ पेरेंट्स भी, आप जितना ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को या बच्चों को सुनेंगे, उनको उनके प्रॉब्लम्स को लिसन करेंगे, उतना ज्यादा आपकी एक तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, रेपो बिल्डिंग आपकी ज्यादा होगी, और आप उनके प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यही नहीं जस्ट कि बस रट्टे लगवाते रहे, एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी इमोशनल और स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं इन एडिशन टू द फिजिकल नीड्स। तो आपको अपने स्टूडेंट्स में अगर कोई इमोशनल इशू चल रहा है, किसी के घर में कोई डोमेस्टिक इश्यूज है, कोई ब्रोकन फैमिली है, समथिंग लाइक दैट, तो आपने उनको सपोर्ट करना है और एक वार्म एंड सिक्योर क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करना है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के जो अप्रोचेज हैं ब्रॉडली, उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज और दूसरी कॉवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज। ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक्सप्लिसिट एफर्ट्स, जो नजर आ रहा है कि ये चीज मैनेजमेंट के लिए ली जा रही है। और कोवर्ट वो है जो हिडन टाइप है, मतलब ये कि हम डायरेक्टली वो मैनेजमेंट के लिए नहीं करे, बट उनसे मैनेजमेंट में हमें हेल्प हो रही है। मतलब ये है कि जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये एक ओवर्ट अप्रोच है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं बच्चों को स्टोरी सुना रही हूँ और उस स्टोरी के थ्रू मैं उनको कुछ लेसन बता रही हूँ, तो वो उनका प्ले टाइम है या उनका एंटरटेनमेंट टाइम है, लेकिन उसके बावजूद वो लेसन तो सीख रहे हैं। तो ये जो एफर्ट है इम्प्लिसिट एफर्ट है, मतलब ये मैनेजमेंट की नहीं है, वैसे मैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का बता रही हूँ। तो जो फर्स्ट वाली एग्जाम्पल थी दैट्स एक्सप्लिसिट एफर्ट, तो वो ओवर्ट अप्रोच आ जाएगी फॉर टीचिंग, और दूसरी वाली कोवर्ट अप्रोच फॉर टीचिंग आ जाएगी। इसी तरह मैनेजमेंट में भी अगर हम कोई एक्सप्लिसिट एफर्ट ले रहे हैं, कोई हमने रूल लिख के लगा दिया है, तो वो एक ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोच है। लेकिन अगर हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या जेस्टर्स के थ्रू कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो वो कोवर्ट
मैनेजमेंट अप्रोचेस को हम आगे इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे और कौन कौन सी अप्रोचेस इनमें आती हैं। तो सबसे पहले हम ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आ जाती है क्लासरूम पॉलिसीज। कोई भी चीज़ है, चाहे आपने घर का कोई इंतजाम चलाना है, स्कूल का चलाना है, एक क्लास का चलाना है, उसकी पॉलिसीज होना, उसके रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। और तो क्लासरूम पॉलिसीज जो है, दे आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशिंग द टीचर्स अथॉरिटी, और साथ ही साथ इक्विटेबल ट्रीटमेंट तमाम स्टूडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले तो सारों को रूल्स का और पॉलिसीज का पता होना चाहिए कि आपने क्लास में टाइम पे आना है, जब टीचर बोल रहा हो आपने शोर नहीं मचाना, आपने अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करना है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिसीज में आ जाती हैं। फिर आपने इंश्योर करना है कि सारे स्टूडेंट्स को समझ भी आ गई है। एक स्टूडेंट, आपने जिस दिन पॉलिसीज बताई है उस दिन एक बच्चा एब्सेंट था, वो अगले दिन आया, उसको पता ही नहीं है। तो तमाम स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट करना और इंश्योर करना कि उन्होंने समझ ली है ये बात, ये भी ज़रूरी है। फिर पॉलिसीज़ जो है वो बाइंडिंग ऑन एवरीवन होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप को तो आपने छूट दी हुई है और बाकियों के ऊपर सारे रूल्स लग रहे हैं, और साथ में पेरेंट्स को भी आपने इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। देन सेकंड टेक्निक आ जाती है इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन आ जाती है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली यूज़ पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब काफ़ी हद तक इसका यूज़ कम हो गया है, जिसमें हम पावर को यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द स्टूडेंट बिहेवियर। जैसे वो मास्टर साहब होते हैं, उन्होंने एक डंडा रखा हुआ होता है, जिसको नहीं आता उसको फिर हाथ पे जो है वो स्टिक्स पड़ती हैं और इस तरह की चीज़ें। तो पावर को जब हम यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द स्टूडेंट बिहेवियर, तो इसको हम इंटिमिडेशन कहते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स काफ़ी सारे सामने आते हैं। इंटिमिडेशन में हम थ्रेट्स ले सकते हैं, जैसे वार्निंग स्टूडेंट्स के, अगर आप नहीं आएँगे, अपना काम नहीं सबमिट करवाएँगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूँगी या आपको स्कूल से सस्पेंड कर दूँगा। तो इस तरह से। फिर सार्केज़्म, तंज़ करना, मतलब वो एक स्टूडेंट होता है ना, समटाइम्स क्लास में टीचर्स होते हैं, वो 1-2 स्टूडेंट्स के साथ वो जब भी आएँगे कुछ भी करेंगे, हाँ जी, ये इन्होंने तो करना ही है, हाँ जी, इनका तो ये इन्होंने तो बस अम्मा-अब्बा के पैसे ज़ाया कराने हैं, और उस तरीके से। तो आयरॉनिकल रिमार्क्स जो हैं, वो ये चीज़ें बच्चों को जो है साइकोलॉजिकली बहुत हर्ट करते हैं, बिकॉज़ साइकोलॉजिकली दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। उस तरह से मैच्योर एडल्ट्स नहीं है, वो मतलब स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं अभी। तो सार्केज़्म जो है ये भी इंटिमिडेशन टेक्निक आ जाती है। देन रिडिक्यूल, जब भी आपने मिसबिहेव किया तो उसका मज़ाक बनाना, देखो इसको ये भी नहीं पता, देखो ये पता नहीं कहाँ-कहाँ से उठ के आ जाती है, माँ-बाप कुछ सिखाते नहीं है, एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें। देन डिसअप्रूवल, कि वर्बली आपने डिसअप्रूवल ऑफ बिहेवियर किया थ्रू द नेगेटिव अंडरटोन्स, ठीक है? ये तुमने क्या कर दिया है, डाँट देना एक तरीके से। फिर साइकोलॉजिकल कोएर्शन, जिसमें आप ऑप्रेसिव स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें, मतलब ये कि आप इस तरह से स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली इतना प्रेशराइज़ कर दें कि वो अंडर स्ट्रेस जो हैं वो मतलब फ़ील करना शुरू कर दें। अक्सर चीज़ें हम लोग अपने डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस भी करते रहे हैं, तो इनको आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिजिकल फोर्स, जिसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट में कहते हैं, जिसमें बाकायदा मारा जाता है, आइदर यूजिंग अ स्टिक और समथिंग एल्स, ठीक है? और ये जो है ये ज़्यादातर प्रोहिबिटेड हो गया है। देन इंस्ट्रक्शन के अंदर भी हम मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं कि अगर हम इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स को के अकॉर्डिंग उसको करें तो बिहेवियर प्रॉब्लम रिड्यूस हो सकता है। अब इसमें हमने पॉजिटिव क्लाइमेट रखना है, रेलेवेंट कंटेंट। अब अगर 3 क्लास के बच्चे हैं, उनको मैं 5 क्लास के लेवल का पढ़ाना शुरू कर दूँ, उनको समझ ही नहीं आएगी। या अगर मैं उनको 1 क्लास से स्टार्ट करूँ, कहूँगी ये तो पढ़ के आए हैं हम मैम क्या पढ़ा रही हैं। तो रेलेवेंट कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। फिर अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट स्किल्स और रूटीन्स और प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटेरियनिज़्म, जो अथॉरिटेरियन टीचर्स होते हैं वो हमारे पास रूल्स को एक डिक्टोरियल मैनर में करते हैं, बस ये तुम लोगों ने करना है, ये तुम लोगों ने नहीं करना। कमांड्स देते हैं, डायरेक्टिव्स देते हैं, और उससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्ट यूज ऑफ पावर ही आ जाता है क्लासरूम में। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल पहला जो हमारा लेक्चर था, जो मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिकली सिलेबस से लिंक, सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बट ये बेस और फाउंडेशन, वहां पे हम लोगों ने एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था बिहेवियरिज्म, और उसके साथ मैंने बताई थी बिहेवियर मैनेजमेंट की अप्रोचेस, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाता है, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया हुआ था, थॉर्नडाइक और बीएफ स्किनर वगैरह का काम था। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम डिजायरेबल बिहेवियर को प्रमोट करते हैं और अनडिजायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करते हैं। मतलब ये कि अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छा काम किया है तो आप उसको स्टार दे दें, या उसको कोई स्टिकर दे दें, कोई कैंडी दे दें, और किसी ने काम अच्छा नहीं किया तो आप उसको कोई पनिशमेंट दे दें, उसकी ब्रेक बंद कर दें या समथिंग लाइक दैट। तो इसके थ्रू हम जो है वो प्रमोट कर सकते हैं डिजायरेबल बिहेवियर्स को, एलिमिनेट कर सकते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को। और इसमें हम लर्निंग डिफिकल्टीज को, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई बुलिंग वगैरह कर रहे हैं, या किसी में फ़ियर है, या मिसबिहेवियर, बदतमीज़ी करते हैं बच्चे, या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, कोई ये सिगरेट्स वगैरह या इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इन चीज़ों को हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अब बिहेवियर मॉडिफ़िकेशन में हम प्रेज़ कर सकते हैं, हम उनको एप्रिशिएट करें, उनकी पॉज़िटिव चीज़ों पे रिवॉर्ड्स, कोई कैंडी दे दी, कोई छोटा-मोटा रिवॉर्ड दे दिया। मॉडलिंग में सबसे पहले ये कि आप खुद मॉडल करें बिहेवियर, तो फिर स्टूडेंट्स उनको अडॉप्ट करेंगे। देन कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग ये होती है कि आप स्टूडेंट्स के साथ बैठ के डिसाइड कर लें। क्लास के पहले दिन ही आपने डिसाइड कर लिया कि देखें, वीक में मैं आपको 2 दिन
दिन टेस्ट दूंगा या 2 दिन होमवर्क दूंगी, और अगर आप वो होमवर्क ना करके आए तो आपके अगले पूरे वीक की ब्रेक बंद होगी। ये आपने स्टार्ट में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रख लिया, इसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन भी है कि होमवर्क करके आना है, और अगर होमवर्क नहीं करके आओगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ब्रेक बंद हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने मिलके, आपने और स्टूडेंट से मिलकर डिसाइड कर लिया, और ये आप लोगों का कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग हो गई। अब वो पूरा साल जब जब भी ये होमवर्क मिलेगा और जो जो बच्चे नहीं करके आएंगे उनको फिर ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। तो जब उनको पता होगा कि ये वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हमारे ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट प्रोबेबली वो अपना होमवर्क जो है वो टाइम पे कर ही आएंगे। देन रिस्पॉन्स कॉस्ट, आप फाइन्स को बताएं। अगर आप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते प्रॉपर, या आपके शूज प्रॉपर नहीं है समथिंग, तो आपको इतना फाइन होगा या इतनी पेनल्टीज होंगी, आपकी ब्रेक बंद हो जाएगी, आपकी छुट्टी लेट हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो आप उनको रिस्पॉन्स कॉस्ट बताएं कि अगर आप बिहेवियर प्रॉपर नहीं शो करते तो आपको क्या उसका कॉस्ट जो है वो लेना पड़ेगा। और फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जिसमें हम स्टूडेंट्स को इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए पनिशमेंट देते हैं, जो माइल्ड से सीवियर भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर। एक और स्ट्रेटेजी जो हमारे पास आ जाती है ओवर मैनेजमेंट में, वो है कुक बुक मैनेजमेंट। कुक बुक मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि हम एक सेट ऑफ प्री डिफाइंड डूज एंड डोंट्स बना देते हैं, और हर एक का विदाउट कंसिस्टेंट अंडरलाइंग रैशनल, जरूरी नहीं है रैशनल हो कि ये हम क्यों रूल बना रहे हैं, बस आपने एक रूल बुक बना दिया है, मतलब क्लासरूम रूल्स इस तरह बना दिए हैं, चाहे आपने एक छोटी सी डायरी या बुक टाइप बना लिया या चार्ट बना लिया और उसके ऊपर आपने लिख दिए, और फिर हम उसको जो है वो वेरियस सिचुएशंस पे या वेरियस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एक प्री डिफाइंड डूज और डाउट्स का जो सेट होता है उसको हम कुक बुक मैनेजमेंट कहते हैं। देन सोशियो इमोशनल मैनेजमेंट, जिसमें हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को डेवलप करवाते हैं और एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को करवाते हैं, जिससे अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एकेडमिक अचीवमेंट बढ़ती है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी होगी लर्निंग एनवायरनमेंट में, एकेडेमिया में भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। अब इसमें रोल ऑफ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को स्माइल करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ही ऐसे जले भुने हुए आएंगे जैसे पता नहीं बस जिंदगी से बेजार है, तो उससे स्टूडेंट्स का एनर्जी लेवल भी काफी डाउन होगा। एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक होना और फुल ऑफ लाइफ होना जो है टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। देन कॉग्निटिव इफेक्टिव स्टैंड्स, ये नहीं कि आप सिर्फ कॉग्निटिव लेवल पे अपना लेसन डिजाइन करके जाएं, आपने उसमें इफेक्टिव लेवल को भी लाजमी इंक्लूड करना है। नेवर से दैट इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है, तुम अपने मसले जाके खुद हल करो, बल्कि उनके प्रॉब्लम्स को सुने और उनको साथ में सॉल्व करने की कोशिश करें। अथॉरिटेटिव रहे, कंट्रोल अपने हाथ में रखें, लेकिन अथॉरिटेरियन ना हो कि बस बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह सारी चीजें जो है वो इन्फोर्स की जा रही हैं। स्टूडेंट्स को साथ लेके आए, उनकी नीड्स देखें, उनके प्रॉब्लम्स देखें, सोशली और इमोशनली उनको हेल्प आउट करें। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेंसिटिव रहे टू स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कैपिटलाइज करें। अगर बच्चे जो है कलर्स के साथ बहुत अटैच्ड है, तो आप साइंस पढ़ाते हुए उनको ऐसे एक्टिविटीज दे सकते हैं कि वो मॉडल्स बना के लाएं या चार्ट्स बना के लाएं, उससे वो इंटरेस्ट भी शो करेंगे और उनकी लर्निंग भी साथ ही साथ होती रहेगी। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल, ये नहीं है कि सिर्फ जो 2-3 बच्चे आगे बैठे हैं वो बोले जा रहे हैं और आप उन्हीं से आंसर सारे लिए जा रहे हैं और पीछे वाले बच्चे जो है वो कुछ और ही एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल जो है ये भी बहुत जरूरी है। देन टीम बिल्डिंग और हेल्थी पीयर रिलेशनशिप, इसको भी प्रमोट करने की जरूरत है। फिर हमारे पास जो है हर एक क्लास में या स्कूल में काउंसलिंग, जिन बच्चों को जरूरत होती है, जिनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी भी एक कैटेगरी आ जाती है। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट्स कैसे कैसे प्रॉब्लम्स उनके हो सकते हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट्स शाय हो, उनमें कॉन्फिडेंस ना हो, उनकी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एग्रेसिव या वायलेंट बिहेवियर हो, बहुत ही बुलिंग टेंडेंसीज हो, दूसरे बच्चों को तंग करते हो, या फिर कोई लर्निंग डिफिकल्टीज उनको आ रही है, तो इससे सारे बच्चों को काउंसलिंग की जरूरत होती है। अब आपने काउंसलिंग करनी है, लेट सपोज आपने किसी को एक बीमारी की दवाई देनी है, तो पहले बीमारी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बाद आप उसकी जो मेडिसिन है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से काउंसलिंग के लिए भी पहले स्टूडेंट्स की नीड्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो अब हम जो है एज अ टीचर्स क्या कर सकते हैं कि उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर करें, एक एक बच्चे पे आपकी नजर होनी चाहिए, कि ताकि आपको आइडिया हो कौन सा बच्चा सफर कर रहा है, वीक है या थोड़ा स्लो है, और उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप बच्चों को बुलाएं अपने पास और कहें क्या मसला है, तो वो ना बताएं, लेकिन आप जब उनको मॉनिटर करेंगे उनके बिहेवियर्स को थोड़े अरसे के लिए, तो आपको खुद ही आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। रेफरल्स, अगर आपको खुद नहीं समझ आ रही प्रॉब्लम की, मतलब आप डील करने से उसको कासिर है, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी काउंसलिंग में नहीं है, टीचिंग में है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं टू द काउंसलर्स। फिर क्लास क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल स्टाफ के साथ। अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है वो बहुत स्लो है, तो आप उसके पेरेंट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कोई डोमेस्टिक इशू आ रहा है, या बच्चे को क्या इशू आ रहा है जिस वजह से ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जैसे ये पहले परफॉर्म कर रहा था। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं।
देन हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी आ जाती है वो है परमिसिवनेस। परमिसिवनेस बेसिकली एक नेगेटिव अप्रोच समझी जाती है और ये बिल्कुल ऑपोजिट है इंटिमिडेशन के। इंटिमिडेशन में ये है कि आप बहुत ही फोर्सफुल रखें और डंडा बस हर चीज पे चलाए रखें, और परमिसिवनेस में ये है कि आप बस फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को जो दिल में आए वो करें। तो अल्टीमेटली ऐसे ये होता है कि अगर हमने अभी स्टूडेंट को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाया है तो फिर इसके बहुत ही ड्रास्टिक कंसिक्वेंसेज होते हैं। कोई टीचर की बात नहीं सुन रहा होता है, शोर हो रहा होता है और हर तरफ एक हैफेजनेस और एक कुलबुली टाइप मची हुई होती है। तो स्टूडेंट जो है अनरूली हो जाते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट में मसले आ सकते हैं अगर कोई इन्फोर्समेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, टीचर की अथॉरिटी लूज हो जाती है और वो बिल्कुल एक पावरलेस फिगर की तरह क्लास में रह जाते हैं। एक्सटेंशन एक और टेक्निक है बिहेवियर मैनेजमेंट की, ओवर्ट बिहेवियर मैनेजमेंट की, जिसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं अनवांटेड बिहेवियर को बाय रिमूविंग रीइंफोर्समेंट और अटेंशन दैट वाज प्रीवियसली मेंटेन दोस बिहेवियर्स। जैसे लेट्स सपोज आपने एक जो स्टूडेंट है उसको अच्छे प्रीवियस क्लास टेस्ट की बेस पे उसको एक कोई ऐसे ना सैश दी है या कोई बैच दिया है, ठीक है। अब अगले 2 वीक्स उसने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया तो आपने उससे वो सैश या बैच वापस ले लिया और उसे कहा है कि जब तक आप तुम दोबारा से उसी तरह परफॉर्म नहीं करोगे तुम्हें ये तुम्हारा जो बैच है ये वापस नहीं मिलेगा। तो जो रीइंफोर्समेंट या अटेंशन आप पहले दे रहे थे उस बच्चे को वो आपने उसे ले ली है ताकि वो उस जो प्रीवियस बिहेवियर था उसके ऊपर वापस आ सके। तो इस टेक्निक को जिसमें हम ऑलरेडी जो रीइंफोर्समेंट दी हुई है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको एक्सटिंक्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। टाइम आउट टेक्निक ये होती है क्लासरूम मैनेजमेंट में जिसमें हम एड्रेस करते हैं चैलेंजिंग बिहेवियर्स को, जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली हम कहते हैं बस बहुत हो गया अब तुम निकल जाओ क्लास से। हम रिमूव कर देते हैं डिस्ट्रप्टिव या मिसबिहेविंग स्टूडेंट को फ्रॉम द रेगुलर क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर ब्रीफ पीरियड, चाहे आप उसको क्लास से बाहर निकाल दें या आप स्कूल से सस्पेंड कर दें या एनीथिंग एल्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये टाइम आउट में आ जाता है। सेचुएशन टेक्निक ये होती है, सेचुएशन मतलब बिल्कुल दिल भर जाना किसी चीज से, सैचुरेटेड हो जाना। मतलब आप ओवरलोड कर दें स्टूडेंट को एक पार्टिकुलर एक्टिविटी से इतना ज्यादा कि वो बिल्कुल उससे अक जाए और उनका जो इंटरेस्ट है उसमें वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं अनडिजायरेबल बिहेवियर को बाय मेकिंग इट लेस अपीलिंग और रीइंफोर्सिंग। जैसे अगर स्टूडेंट जो है वो बार बार कहते हैं इस क्लास में कि जो है वो वॉशरूम जाना चाहते हैं, तो आप उनको वॉशरूम की पहले ब्रेक अगर 5 मिनट्स की दे देते तो अब आप 15 या 20 मिनट्स की दे रहे हैं। तो आप बाद में फिर वो जो है वो इतना वो उस ब्रेक से फेडअप हो जाएंगे जब वो इतने मतलब 4-5 दिन या 1-2 वीक्स उनको इस तरह से इतनी लंबी ब्रेक मिलेगी तो वो कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हो गए हैं। तो आप अगर इवन आप उनको 5 मिनट्स की भी ब्रेक देते हैं तो वो बार बार इस तरह से नहीं कहेंगे कि हमने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाना है। मतलब ये कि अगर आप ये होता है ना कि एक चीज बिल्कुल फ्री हैंड दे दो तो अल्टीमेटली वो चीज अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। जिस चीज पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है वही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। जब आप कहते हैं बच्चों को कि आपने क्लास से बाहर नहीं जाना, उसी वक्त उनका ज्यादा दिल होता है कि क्लास से बाहर हम जाए। अदरवाइज अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्लास में हो सकता है बैठे रहे। तो ये वाली जो टेक्निक है ना इसको हम सेटिएशन टेक्निक कहते हैं। ये सारी जो हमने पीछे टेक्निक्स पढ़ी है मैनेजमेंट की, ये कोवर्ट मैनेजमेंट ओवर्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस थी जिनको मतलब नजर आ रहा है कि ये मैनेजमेंट के लिए की जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो कोवर्ट होती हैं, छुपी भी होती हैं, हिडन होती हैं, बट वो मैनेजमेंट में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ये ऐसी सब्टल या डिस्क्रीट या हिडन होती हैं, लेस ओवर देन द ट्रेडिशनल क्लासरूम, और ज्यादातर ये रिलेटेड होती हैं टू द हिडन करिकुलम, और इसको करिकुलम में और स्कूल कल्चर में इंटीग्रेट किया जाता है। अब इसमें वैल्यूज आ जाती हैं, नॉर्म्स आ जाते हैं, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न सोसाइटी में है तो उसके कुछ और एक्सपेक्टेशन है, वेस्टर्न कल्चर के कुछ और है। तो ये सारी चीजें जो है ये कोवर्ट मैनेजमेंट में आ जाती हैं। तो इसमें हम स्कूल असेंबलीज में जैसे हम तराना पढ़ते हैं, तिलावत होती है, नात होती है समटाइम्स, तो ये सारी चीजें। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किस किस्म की जा रही हैं, बिहेवियरल इंटरेक्शन कैसी हैं, आउट ऑफ स्कूल इंटरेक्शन कैसी हैं, और लेसन प्लान के अंदर हम किस तरह से हिडन करिकुलम के वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्या हम ऐसे लेसन इंक्लूड कर रहे हैं जो बच्चों के अंदर मोरालिटी को और ऑनेस्टी को और इस तरह की चीजों को करें, क्या ऐसी स्टोरीज हम उनको सुना रहे हैं या नहीं सुना रहे। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल। एक बच्चा अगर क्लास में शोर मचा रहा है तो बजाय इसके कि आप उसके साथ जो है वो लाउड होकर उसको डांटना शुरू कर दो, और फिर क्या होता है कि पूरी क्लास उस बच्चे की तो देखना शुरू कर देती है और वो सारा जो स्टडी की तरफ इंटरेस्ट था वो लूज हो जाता है। तो आप क्या करें, सिंपली उस बच्चे के साथ थोड़ी देर आई कांटेक्ट रखें जो बच्चा जो है बातें कर रही है, और चलते चलते उसके करीब आ जाए। तो वो अक्सर बात यही होता है कि वो बच्चा जब ये ऑब्जर्व करता है कि टीचर उसी को नोटिस कर रहा है तो वो बिल्कुल आराम से बैठ जाता है, उसको कुछ कहना भी नहीं पड़ता। तो ये जो टेक्निक है ना इसको हम प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल कहते हैं। ये सिंपली आप क्या करते हैं, फिजिकली क्लोज हो जाते हैं उस स्टूडेंट के जिसको रीडायरेक्शन चाहिए या सपोर्ट चाहिए, और वो उस तरह से अपना जो बिहेवियर है डिसरप्टिव बिहेवियर वो रोक देता है। फिर नॉन वर्बल क्यूज आ जाते हैं जैसे आई कांटेक्ट, जेस्चर्स, वही वाली बेसिकली चीज है कि आप सिंपल जो है वो एक रेज्ड आईब्रो से आप जो है वो स्टूडेंट अगर बहुत शौक आ रहा है तो आप उसकी तरफ ऐसे देख के एक आईब्रो रेज कर दे तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा टीचर अब मुझे ऑब्जर्व कर रहा है और मेरा ये जो डिसरप्टिव बिहेवियर है नोटिस में आ गया है। प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये कि आप बच्चों को क्लास में डांटने की बजाय
उनको कहें कि आप क्लास के बाद आके मेरे ऑफिस में या मेरे स्टाफ रूम में मिलें और उनके साथ जो है वो प्राइवेटली कन्वर्सेशन करें कि आप किस तरह क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हुई है, पिछला टेस्ट आपका अच्छा नहीं था एक्सेट्रा। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव और लेस एम्बैरेसिंग होती है और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा लाइकली टू बी ओपन है। इन द फ्रंट ऑफ क्लास उनके अगर फ्रेंड्स हैं, उनके सामने उनकी इंसल्ट एक्सेट्रा हो रही है, तो वो उनको काफ़ी जो है एम्बैरेसिंग और उनके लिए सेल्फ एस्टीम उनकी डाउन करती है। देन रीडायरेक्टिंग अटेंशन कि अगर अगर क्लास जो है वो लग रहा है कि बहुत ऐसे आपस में बातें हो रही है, कुछ लगी हुई है, तो आप उनको कोई टास्क दे दें, ऐसा टास्क जो कि उनको एंगेज करे और उनका फोकस जो है वो उस चीज़ की तरफ जो है शिफ्ट हो जाए, रादर देन कि वो असल में बेसिकली ज़्यादातर बच्चे तभी मस्ती करते हैं जब वो बोर हो रहे होते हैं क्लासरूम की जो एक रेगुलर रूटीन होती है उससे। तो अगर आप उनको कहें कि चलें अब आप ये वाला जो है वो एक एक्टिविटी करके मुझे जल्दी से दें, देखिए कौन पहले करके देता है। तो वो फ़ौरन से जो है अपनी सारी बातें-शातें छोड़ के उस काम की तरफ उनके ध्यान जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। देन एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन हम क्लासरूम का लेआउट जो है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर क्लास बहुत बातें कर रही है तो आप उनको ग्रुप्स की बजाय इंडिविजुअल बिठा दें या पेयर्स में बिठा दें, तो इस तरीके से। या अगर 2 बच्चे जो हैं वो बहुत बातें कर रहे हैं तो आप एक को आगे बिठा दें, एक को पीछे बिठा दें कि अब तुम लोगों ने इधर ही बैठना है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। पीयर इन्फ्लुएंस आ जाता है कि आप क्लासरूम कल्चर ही ऐसा बनाएँ जिसमें आप स्टूडेंट्स के अंदर ये डेवलप करें कि अगर आपके जो साथ आपके जो हैं फ्रेंड्स हैं या आपके साथ जो बैठे हुए फेलोज़ हैं, आपने उनको भी जो है मोटिवेट करना है या पैम्पर करना है अगर कोई एक आधा डाउन हो रहा हो। तो इस तरह से अगर एक कल्चर बिल्ट अप हो जाता है तो पीयर्स जो हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी अपना रोल प्ले कर सकती हैं। देन चॉइस एंड ऑटोनॉमी कि स्टूडेंट्स को एक ये नहीं है कि फुल उनको आज़ादी दे दें, लेकिन ये भी नहीं है कि फुल ही उनके ऊपर डिक्टेटरशिप हो रही हो। सम डिग्री ऑफ कंट्रोल और चॉइस जो है उनके अंदर होना चाहिए। उससे उनकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही होता है हम क्यों माने? हमें हमारे से बस सारा कुछ डायरेक्ट हो रहा है, हम लोग जो है वो बस इनकी बातें ही मानते रहें। तो इस तरह जब उनके अंदर कुछ डिग्री ऑफ कंट्रोल और चॉइस आता है तो रेजिस्टेंस कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि अब ये मेरे पे ज़िम्मेदारी आ गई है, मैंने ये करके दिखाना है। देन स्टूडेंट्स की सेल्फ मॉनिटरिंग कि आप उनको एक चेकलिस्ट दे दें। जैसे लेट्स सपोज़ अगर आप बच्चों में ब्रशिंग जो है प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप उनको 5 डेज़ का चार्ट दे दें, उसमें मॉर्निंग, इवनिंग के ना चार्ट्स ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं और आप उनको बोलो कि जब भी आपने ब्रश करना है, आपने उनके अंदर टिक करते जाना है, फिर हम देखेंगे कि किसके सबसे ज़्यादा टिक्स हुए हैं। तो इस तरह से बिहेवियर चार्ट्स या सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स देके भी हम उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग को एस्टेब्लिश करवा सकते हैं। देन आपने अपनी जो टोन है, वो काम एंड कंसिस्टेंट रखनी है। व्हाइल एड्रेसिंग द बिहेवियरल इश्यूज ये नहीं है कि अगर बच्चे जो है शोर मचा रहे हैं तो आप उठ के चीखना शुरू कर दें। अवॉइड रिएक्टिंग इमोशनली या एंग्रीली और इससे जो है सिचुएशन ज़्यादा खराब हो सकती है। देन कॉन्फिडेंशियल फीडबैक देना है अगर आपने स्टूडेंट्स बिहेवियर पे देना है तो उनको प्राइवेट बुला के जिस तरह से हमने पहले भी किया है एम्बैरेस ना करें होल क्लास के सामने, उनको प्राइवेटली बुला के उनके साथ जो है उनके इश्यूज को डिस्कस करें और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें एक डिस्क्रीट और कंस्ट्रक्टिव मैनर में। ये नहीं कि पूरी क्लास को पता हो कि आज फलाने बच्चे के पेरेंट्स आएंगे, तो उनको बुलाएं सेपरेटली डिस्क्रीटली उनके साथ डिस्कस करें कि ये इशू हमारे पास आ रहा है आपके बच्चे के साथ, तो इसके हम किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो कोविड मैनेजमेंट अप्रोचेस जो है अगर हम इनको देखें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम इनको प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें किसी को भी हम एम्बैरेस नहीं कर रहे, कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे, नथिंग लाइक दैट, बल्कि एक हिडन मैनर में ही हम उस चीज़ को मैनेज करें इस तरीके से कि वो नज़र भी नहीं आ रही बट स्टिल दे हैव अ वेरी पावरफुल रोल। तो अगर हम इनको प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ कंबाइन करते हैं तो एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल क्लासरूम कल्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं। और इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, अगर एनवायरनमेंट ही लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रही है तो फिर लर्निंग वहाँ पे बहुत ही लो होगी। तो मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकें जहाँ पे स्टूडेंट्स एफिशिएंटली लर्न कर रहे हैं। और इफेक्टिव टीचर्स जो हैं वो एक पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट रखते हैं, क्लासरूम एरिया को वो ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉर्म्स रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी होती हैं कि आप लोगों ने ये काम इस तरह को करना है, इतने टाइम में आपने असाइनमेंट करके देनी है एक्सेट्रा। रूटीन्स और प्रोसीजर जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्लास स्टार्ट करेंगे, हम पहले रिव्यू लेंगे लेसन का, फिर हम जो है वो कुछ इस तरह डिस्कशन करेंगे, एंड पे हम प्रैक्टिस करेंगे और एंड पे हम स्टूडेंट्स से क्वेश्चन लेंगे। इस तरीके से कुछ रूटीन्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिनके थ्रू वो स्ट्रीमलाइन करते हैं क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को। फिर वो मॉनिटर करते हैं और असेस करते हैं लर्निंग को। बीच-बीच में क्वेश्चंस करेंगे, स्टूडेंट्स को कहेंगे अच्छा चलें आप ये आप करके दिखाएँ कि ये कैसे हो रहा है। फिर सस्टेन करें गुड स्टूडेंट बिहेवियर को। देन इवैल्यूएट करें क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को भी कि क्या हम जो स्ट्रेटजी ओवर्ट या कोवर्ट जोन से भी यूज़ कर रहे हैं वो कितनी अच्छी जा रही है और स्टूडेंट एडजस्टमेंट अचीवमेंट कैसी जा रही है, और जहाँ पे कोई मसला डिटेक्ट होता है तो उसके लिए फिर एडजस्टमेंट्स की जाएँ। और ऑर्गेनाइजेशन और क्लासरूम एरिया में फिर डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए। जैसे सीटिंग आ जाती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर टीचर पोजीशन, क्या टीचर क्लास के जो है वो स्टार्ट में व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी हुई है या पूरी क्लास में ऐसे-ऐसे मूव कर रही है, किस तरीके से है। फिर बुलेटिन बोर्ड्स क्या क्लास में सफिशिएंट हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स वर्क को डिस्प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ने कोई कार्ड्स बनाए हैं या पोस्टर्स बनाए हैं तो एक वो ग्रीन बोर्ड होता है उसके ऊपर वो पंच करके लगाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा एक मोटिवेटिंग चीज़ होती है कि मेरा काम जो है वो बोर्ड पे लगा हुआ है।
देन ब्लैक बोर्ड जो है वो विजिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये नहीं कि कुछ को नजर ही नहीं आ रहा, कुछ की रिफ्लेक्शन आ रही है उस पर, तो उनके लिए विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। फिर एक स्टूडेंट कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स रीडिंग, ड्राइंग या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों। फिर उसके बाद ग्रुप नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। नॉर्म्स ऐसे अनस्पोकन रूल्स होते हैं जो कि मतलब हम बताते नहीं है, बोल के नहीं बताते, बट वो एक अंडरस्टूड सी चीज होती है, बट इज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल। अब नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन जो है ये अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में एस्टैब्लिश की जाती है, जिसमें हम मैनर सिखाते हैं, बच्चों को बात चात करना और इस तरह की चीजें करना सिखाते हैं। और एक्सपेक्टेशन वो नॉर्म्स होती हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस पे अप्लाई होती हैं विद इन द क्लासरूम। नॉर्म्स जो होते हैं ना वो जनरल होती हैं, जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन, एक पार्टिकुलर केस के लिए स्पेसिफिक होती हैं। तो टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं मॉनिटरिंग में और सपोर्टिंग में भी। सपोर्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज ये है कि आपने फीडबैक बहुत अच्छा देना है, सिर्फ ये नहीं गुड, एक्सीलेंट, पुअर, बल्कि आप उनको स्पेसिफिकली बताएं कि ये चीज तुमने अच्छी की है, ये चीज तुम्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। और उनको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करें, स्टूडेंट प्रोग्रेस को भी और अंडरस्टैंडिंग को भी, और साथ ही साथ उसका एक रिकॉर्ड और ट्रैक रखें। पोर्टफोलियोज बनवाए जा सकते हैं, या वैसे आप अपने पास एक जो है जिस तरह अटेंडेंस रजिस्टर हो सकता है, इसी तरह से साथ में अपना कोई रजिस्टर टाइप बना लें जिसमें आप देखें कि ये स्टूडेंट जो था इसका ये बिहेवियर सॉल्व हो गया, ये वाला जो था ये नया प्रॉब्लम आया, और इस तरीके से। तो असेसमेंट पोर्टफोलियोज को हम रख सकते हैं। अब स्ट्रेटेजीज गुड बिहेवियर के लिए क्या है कि एक तो रूल्स क्लियर होने चाहिए और एक्सपेक्टेशंस क्लियर होनी चाहिए। फिर रूल्स खुद से बना के बस क्लास में पेश नहीं कर देने, बल्कि स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके आपने बनाना है। अच्छा, अगर ये कोई ऐसे करेगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए, फिर इस तरीके से। और इस तरह से फिर इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह हम कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं कि अब हमने ये रूल्स बना लिए हैं, तो अब ये कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए। और फिर उनको री इन्फोर्स भी करें, ये नहीं कि बस रूल्स बना के क्लास में पेश कर दिए और उन पर अमल कोई भी नहीं कर रहा, तो उनको इन्फोर्स करें ना यूनिफॉर्म मैनर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, होपफुली इट वाज हेल्पफुल। और अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 2। टोटल इस चैप्टर के हमारे पास 3 लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह, और होपफुली दिस विल बी इजी एज compared to the previous chapters. So with this remark, I will be ending today's lecture, and we'll see you in the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.